Hello guys, welcome back for the another video of Veer Singh Kasaria. Okay, today we will start new topic of chapter first. Electric field due to dipole. Electric field due to dipole. Okay. पहली वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था एक्सियल लाइन पर और आज हम निकालेंगे इक्वेटोरियल लाइन पर. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल. electric field due to dipole on equatorial line. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन. एक बार फिर बता रहे हैं हम, कुछ बच्चे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में नहीं जानते, फिर बता रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है. देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम होता है चार्ज का. इसमें दो इक्वल चार्ज रखे जाते हैं, दो कॉर्नर पे इक्वल चार्ज, बट दोनों की नेचर अपोजिट होती है. एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होता है. कैसे, देखिए फिर हम एक बार इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बता रहे हैं आपको. इलेक्ट्रिक डाइपोल देखिए, ये अगर माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और दोनों के बीच की डिस्टेंस आप 2L भी ले सकते हैं, 2A भी ले सकते हैं. 2L ये होती है लीस्ट डिस्टेंस. ये जो मैंने वर्ड बोला है ना, लीस्ट डिस्टेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. इस पे फोकस करना. लीस्ट डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस पर रखे होते हैं दोनों चार्ज, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव. इसीलिए इसको हमने डाइपोल बोला, क्योंकि एक साइड पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी साइड नेगेटिव चार्ज है, इसलिए हम इसको बोलेंगे डाइपोल. ओके. अब हम इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड हम तीन कंडीशन में निकालना हमें. एक एक्सियल लाइन पर, दूसरा इक्वेटोरियल लाइन पर, और तीसरा जनरल पॉइंट पर. जनरल पॉइंट पर बाद में निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई इस पर कम फोकस करती है जनरल पॉइंट पे. जब एग्जाम में आता है या तो इक्वेटोरियल लाइन पे आएगा या एक्सियल लाइन पर, तो जनरल पॉइंट पे कम आता है. कभी कभार पूछ लिया तो इसको बाद में करेंगे. पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन निकालेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन. देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, डाइपोल बनाएंगे. ये डाइपोल है और इक्वेटोरियल लाइन. कुछ बच्चे इक्वेटोरियल लाइन के बारे में नहीं जानते कि इक्वेटोरियल लाइन है क्या. देखिए, इन दोनों चार्ज को जो मिलाने वाली लाइन है, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये वाली, ये तो है एक्सियल लाइन, और ये कहीं भी जाए, इनफाइनाइट तक भी जाएगी लाइन, बट ये एक्सियल लाइन है क्योंकि दोनों चार्ज को ज्वाइन करती है. सेकेंड थिंग, इक्वेटोरियल लाइन, दोनों चार्ज के जो बीच का पॉइंट है, मिड पॉइंट, उस पॉइंट से जाने वाली वर्टिकल लाइन, उसको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन. ओके. तो ये इक्वेटोरियल लाइन है. ये इक्वेटोरियल लाइन है. ये मिड पॉइंट से होकर जाती है ये, और यहाँ पे हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पर. तो इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो है यहाँ से R, मिड पॉइंट से, ये R डिस्टेंस पर है पॉइंट. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस पॉइंट पर. यहाँ पर ये यहाँ इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. और जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से एक साइड की डिस्टेंस L होगी. क्यों होगी L? कुछ बच्चे सोचते हैं ये L क्यों लिया. देखिए, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस हम कितनी लेते हैं, 2L. दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस 2L,
तो मिड पॉइंट से किसी भी एक चार्ज तक की डिस्टेंस हो जाएगी L। तो ये R है, ये L है, तो हम इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, अगर उसको यहाँ ज्वाइन कर देते हैं तो ये एक ट्राइंगल बन जाता है। ये ट्राइंगल बन गया। पाइथागोरस थ्योरम हम लगा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर पता चलता है ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ये आती है √r² प्लस L²। ये हो जाएगी। ऐसे ही सेम यहाँ पर होगा। ये भी डिस्टेंस हो जाएगी √r² प्लस L²। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लस Q के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो देखिए मेन चीज़ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस पॉइंट पर किस डायरेक्शन में है। तो हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉजिटिव के कारण, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को निकालता है अपने अंदर से ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ऐसे जाएगा और ये इस तरह होगा। इसको हम बोलते हैं E1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ E1 प्लस Q के कारण। माइनस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नेगेटिव की ओर। देखिए पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को असेंबल करता है, कलेक्ट करता है। तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इस तरह से कलेक्ट करेगा और इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E2। ओके, ये एंगल है थीटा, ये एंगल थीटा है। अब हम देखेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है। अगर हम दोनों का रिजल्टेंट निकालें तो देखिए ठीक मिड पॉइंट पाएगा ऐसे। कई बच्चे सोचते हैं ये मिड पॉइंट पे ही क्यों जाती है लाइन इस तरह से, क्योंकि दोनों चार्ज सेम है, सेम डिस्टेंस पे हैं, सेम डिस्टेंस में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा और इधर होगा। तो इसके कारण देखिए ये जो ये E1 है और ये E2 है, इन दोनों के कंपोनेंट लेंगे हम इस साइड। कैसे लेंगे, मैं यहाँ पर एक अलग डायग्राम बना रहा हूँ अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ एक इधर, ये E1 और ये E2। ये E1 है, ये E2 है। अब मैं इनके कंपोनेंट कर देता हूँ। कंपोनेंट क्यों करने जरूर, देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा और ये भी थीटा बनेगा। तो अब मैं ये जो E1 है इसके कंपोनेंट करूँगा। दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो देखिए E1 के मैं कंपोनेंट कर देता हूँ। ये देखिए ये एंगल बना, सपोज थीटा है, तो अब इसके कंपोनेंट करने हैं मुझे E1 के। दो कंपोनेंट बनेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। ये एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा E1 cos थीटा। E1 देखिए ये हो जाएगा E1 sin थीटा और ये होगा E1 cos थीटा। इसी तरह से हम आ जाते हैं E2 के लिए, इसके भी दो कंपोनेंट करेंगे। कई बार बच्चा सोचता है कि ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम कैसे फिक्स करते हैं, कौन सा वर्टिकल कंपोनेंट है कौन सा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। देखिए इस साइड से इस वेक्टर ने एंगल थीटा बना, तो जिस साइड से एंगल थीटा बनता है, इस साइड से थीटा बनाया इसने, तो इस साइड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और दूसरे वाला होगा वर्टिकल कंपोनेंट। इसी तरह से इसके लिए आ जाते हैं, ये थीटा है तो इसके कंपोनेंट कर देंगे E2 cos थीटा
और ये हो जाएगा E2 साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए ये E1 और E2 तो डिसअपियर हो गए। डिसअपियर क्यों हो गए? क्योंकि हमने इनके कंपोनेंट कर लिए। ये दो कंपोनेंट हो गए इसके, तो इसका रोल खत्म हो गया। इसके भी ऐसे ही हमने दो कंपोनेंट कर लिए, तो इनका भी रोल खत्म हो गया। अब हमारे पास केवल और केवल बस दो कंपोनेंट हैं, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। तो जब हम रिजल्टेंट निकालें दोनों को ऐड कर देंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है। E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। लेकिन ऐड तब करेंगे जब हमें E1 और E2 की वैल्यू पता होगी। अब हमारे पास E1 E2 की वैल्यू नहीं है, वो अभी हम निकाल लेते हैं। 1 मिनट का काम है E1 E2 की वैल्यू निकालना। देखिए E1 पॉजिटिव चार्ज के कारण है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को हम पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लेते हैं। इसे हम पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लेते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज के कारण? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये होता है पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अब हम क्या करेंगे, प्लस Q के कारण ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, ये क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। R डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और जहाँ निकालते हैं वहाँ से वहाँ तक के बीच की डिस्टेंस होती है R। बट हमारे पास ये डिस्टेंस है, ये √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब हमें इसका भी स्क्वायर करना है। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये √ हट जाएगा, तो क्या रह जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन हमारी हो जाएगी इस साइड। अब ऐसे ही माइनस चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, ये E2 निकालेंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, डायरेक्शन अलग अलग है बस। तो क्या होगा, E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट के लिए जैसे मैंने बताया था अभी, हम इन दोनों कंपोनेंट को ऐड कर देते हैं, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। तो यहाँ लिखेंगे द रिजल्टेंट एट द पॉइंट C, क्या आ जाएगा भाई, E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्यों किया हमने इसको ऐड, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। अब आप देखोगे E1 और E2 दोनों की वैल्यू सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2E1 cos थीटा। क्यों, बिकॉज E1 इक्वल टू E2, दोनों सेम है, तो इसलिए हमने किसी एक को लिया उसका डबल कर दिया। अब E इक्वल टू 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कोस थीटा की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, देखिए हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, ये वाला, इससे हम कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। कोस थीटा क्या होता है, आपने मैथ में पढ़ा है, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसमें बेस क्या है, L, और हाइपोटेनियस √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, L अपॉन √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर।
अब हम ये जो 2 है हमारे पास, इसको L के साथ ले लेते हैं, तो ये बनेगा Q12। कई बार सोचते हैं हमने 2 को L के साथ क्यों लिया, क्योंकि ये बनेगा Q2L। क्या बनेगा ये? Q2L। और ये किसकी वैल्यू होती है? P की। P इक्वल टू Q2L। ये P क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ P इक्वल टू Q2L विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। तो यही कर देते हैं हम यहाँ पर, ये कंडीशन हम बना लेते हैं यहाँ पर, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2L अपॉन Q12 अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब इसका कैसे करेंगे हम? ये पावर हाफ है तो हम यहाँ 3/2 लगा देते हैं। एक पावर तो इसकी होगी, आधी पावर इसकी है, तो 1 प्लस हाफ 3/2। अब आगे आते हैं यहाँ पर, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q12 किसकी वैल्यू है? P की। P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये दोनों चार्ज -Q और +Q लीस्ट डिस्टेंस पे होते हैं। मैंने बताया था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, लीस्ट डिस्टेंस, बहुत ही कम डिस्टेंस, बहुत ही कम। और यहाँ पर है आपका L स्क्वायर। L तो और भी लीस्ट हो जाएगा क्योंकि 2L को ही हमने लीस्ट लिया था, L और भी लीस्ट हो जाएगा। और अगर हमने उसका स्क्वायर कर दिया तो ये समझ लीजिए कि वो नेगलेक्ट हो जाएगा, हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन RQ। ये आपका प्रॉपर डेरिवेशन होगा। ओके, थैंक्स।